साथियों नमस्कार। क्या आपको पता है कि राजनीति विज्ञान का पिता कौन है? या मनुष्य अकेले क्यों नहीं रह सकता? या मनुष्य को सामाजिक प्राणी क्यों कहते हैं? या राज्य का जन्म क्यों हुआ? आइए इन सभी प्रश्नों के जवाब आज की वीडियो में हम ढूंढते हैं। आज का ये वीडियो साथियों राजनीति विज्ञान पर है मेरा, और ये पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिकल थिंकर्स वाले पार्ट का वीडियो है। ये दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो प्लेटो पे थी, ये दूसरी वीडियो आज एरिस्टोटल पे है। और ये वीडियो साथियों अभी जो बच्चे आईएएस के मेंस देंगे उनके लिए भी काम का है, जो आंसर राइटिंग होगा। साथ ही साथ जो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की सब्जेक्टिव वैकेंसी आने वाली है, उसमें चूंकि आंसर राइटिंग मोड में आपको लिखना है, इसीलिए वहां भी आपको ये वीडियो काम देगी। और जो बच्चे मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो काम देगी। और अरस्तु ने कुछ इसमें ऐसे सवालों के जवाब दिए हैं जो कि नॉर्मल हम सभी के लिए काम की चीज है। तो आइए साथियों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए और, कि वीडियो भी पूरी आपके लिए फ्री है, सारी फ्री है। और जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, आप यदि इस पीडीएफ के फ्री ऑफ कॉस्ट यदि नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इस पीडीएफ को भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वो बच्चे जो कि अभी सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करना चाहते हैं राजनीति विज्ञान से, यदि अरस्तु पे, क्योंकि मैं इस वीडियो के लास्ट में दो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप कैसे लिखेंगे उनके विषय में भी बताऊंगा, आंसर राइटिंग मोड के विषय में भी। और जो बच्चे अरस्तु से संबंधित और क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहते हैं या उनके मॉडल आंसर्स चाहते हैं, वो भी हमसे सीधे वीडियो लिंक पे आकर के क्लिक करें। व्हाट्सएप पे आकर के, व्हाट्सएप पे लिंक बना हुआ है, वहां से क्लिक करके उसको प्राप्त करें। तो आइए साथियों बिना देर किए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे रोचक तथ्यों की जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है। और लास्ट में आपको अरस्तु से संबंधित दो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि अभी तक आईएएस में आ चुका है, हम उनको भी डील करेंगे कि उनके उत्तर हम कैसे लिखेंगे। अब सबसे पहली चीज साथियों, मैंने जहां से शुरू किया है कि राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं साथियों। अब यहां ध्यान रखिएगा कि फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस क्यों कहा जाता है, या यदि इनके बारे में हम कहें तो इनको ऐसा क्यों कहा जाता है, तो पहले इनकी जीवनी हम समझते हैं। यहां ध्यान रखिएगा कि अरस्तु का जन्म साथियों 385 बीसी, 385 बीसी में स्टेगिरा नाम के जगह पे हुआ था। ये मकदुनिया का क्षेत्र था। यहां ध्यान रखिएगा कि स्टेगिरा में अरस्तु के पिता राजवैद्य थे, और चूंकि इनके पिता राजवैद्य थे तो वहीं से इनको बहुत सारे विषयों पर या विज्ञान से संबंधित चीजों की जानकारी मिली थी। इसी के वजह से अरस्तु ने बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, बहुत सारे क्षेत्रों पे काम किया। जब अरस्तु 18 वर्ष के हुए तो पढ़ने के लिए ये एथेंस की सबसे बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था जो कि प्लेटो के द्वारा स्थापित की गई थी, एकेडमी, वहां जाते हैं। वहां पर अगले 20 वर्षों तक प्लेटो के एकेडमी के ये छात्र होंगे, और न केवल छात्र थे बल्कि प्लेटो के एकेडमी के सबसे मेधावी छात्र थे। प्लेटो की मृत्यु तक ये वहीं रुके। प्लेटो की मृत्यु के पश्चात वह निकलते हैं वहां से। निकलने के बाद पहले ये हर्मिस के, मतलब
पतनोन्मुख शासन को देखते हैं, जिसका वर्णन ये अपने पुस्तक में करेंगे। वहां से निकल करके ये फिर से मकदूनिया आ जाते हैं, जहां का शासक था फिलिप, जिसका बेटा था सिकंदर। तो यहां आपको ध्यान रखना है साथियों कि अरस्तु किसके शिक्षक थे? सिकंदर महान के शिक्षक थे। वहीं पे अरस्तु कुछ दिन रुक जाते हैं और वहां पर उन्होंने अपना एकेडमी के तरह से ही एक यूनिवर्सिटी कह लें या कॉलेज कह लें या शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी, जिसको लीसियम कहा जाता है, उसकी स्थापना की। और सिकंदर के द्वारा उनको फंड किया जाता था। सिकंदर की मृत्यु के बाद जब वहां पे तख्ता पलट होता है और तख्ता पलट होने के बाद हर्मिस के विरोधी सत्ता प्राप्त करते हैं, तो उसके पश्चात ध्यान रखिएगा सिकंदर अरस्तु वहां से भागेंगे और भागने के क्रम में ही 62 वर्ष की उम्र में इस महान वैज्ञानिक का अंत हो जाता है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि ये इनकी जीवनी थी। साथ ही साथ अरस्तु न तो केवल पॉलिटिकल साइंस बल्कि बायोलॉजी, उसके बाद ये कह लीजिए कि बॉटनी, जूलॉजी सभी के पिता हैं। तुलनात्मक राजनीति के पिता हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जमाने के 158 देशों के संविधान को स्टडी करके साथियों इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स की रचना की थी। और इसी के रचना के आधार पर इनको राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। अब यहां ध्यान रखते हैं कि यदि हम इनके विचारों के प्रभाव या उस क्षेत्र को देखते हैं, तो मूल रूप से इनके विचार किससे ग्रहण किए गए हैं? प्लेटो के आदर्शवादी विचारधारा से ग्रहण किए गए हैं। परंतु इन्होंने उन विचारों को क्या किया? अपनी बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में चीजों को ग्रहण करते हुए उसको मॉडरेट किया और लिखा। अब है इनकी पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिक्स, अभी बताया हूं। और पॉलिटिक्स में साथियों ये ध्यान रखिएगा कि इनके द्वारा 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करके उसे लिखा गया। और इनकी मूल विचारधारा उसमें क्या है कि मनुष्य समाज मतलब अपने स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है। क्यों है? आगे पढ़ते हैं। अब जब हम साथियों अरस्तु के निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया पे जाते हैं, तो इसको इंडक्टिव कहा जाता है। यहां ध्यान रखिएगा दो तरीके के मतलब फिलॉसफी में मेथोडोलॉजी या प्रणालियों को यूज किया जाता है, डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव, दूसरा है इंडक्टिव। डिडक्टिव का अर्थ होगा साथियों सामान्य से विशेष। सामान्य से विशेष। एग्जाम्पल, 3 इडियट्स आपने देखा है, टीचर कहता है ना उसको, रांचो को, कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो। तो मतलब सामान्य, जैसे मैं आपको अभी अरस्तु पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दे दूं जो आपको समझ ही में ना आए, मतलब नॉर्मल चीजों को भी ऐसी व्याख्या कर दूं जो आपके पल्ले ना पड़े, तो वो हो गया डिडक्टिव। और इंडक्टिव का मतलब होगा विशिष्ट वस्तु को भी यदि आप साधारण और आसान भाषा में समझा देते हैं या दे देते हैं, तो वो हो गया इंडक्टिव, मतलब विशेष से सामान्य। तो साथियों इनकी मेथोडोलॉजी क्या होगी किसी विषय पर आने की? इंडक्टिव। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि प्लेटो ने पत्नी का और संपत्ति का साम्यवाद दिया, इन्होंने सारी चीजें खारिज कर दी।
तो मतलब इन्होंने कोई विशेष अलग से चीजें नहीं बनाई, बल्कि जिन मतलब विशिष्टताओं को प्लेटो बनाता है उनका सामान्यीकरण अरस्तु करता है। अब देखते हैं कि ये जो इनकी इंडक्टिव मेथोडोलॉजी थी, ये किस पर बेस्ड थी? ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थी। क्योंकि इन्होंने जो डेटा कलेक्ट किए थे, कहां से? रियल वर्ल्ड से कलेक्ट किए थे। वास्तविक जीवन में जो घटनाएं हो रही थी उनके आधार पर इन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला था। इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने किस पे काम किया? बॉटम अप अप्रोच। यहां ध्यान रखिएगा कि इनका मानना था कि हर तरीके का या हर वस्तु का क्या है? एक अंत है या कोई पर्पज है। बिना पर्पज की कोई भी वस्तु नहीं आती है। इसी तरीके से इन्होंने ह्यूमन बींग्स के बारे में, मनुष्य के बारे में भी कहा है कि इनका भी पर्पज है। और पर्पज क्या है? प्रसन्न रहना, अच्छा जीवन बिताना। और ये सब सारी चीजें कहां आ सकती हैं? राज्य में आ सकती हैं। इन्होंने तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया, कॉम्परेटिव मेथड का प्रयोग किया। जिस कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के बारे में हम आज सुनते हैं साथियों, इसके जन्मदाता अरस्तु माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जमाने के 158 देशों के संविधान का स्टडी किया, उसके एनालिसिस करके फिर उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी पॉलिटिक्स। और इनके द्वारा जो सबसे बड़ी चीज की गई वो क्या किया गया? एक बैलेंस्ड अप्रोच का प्रयोग किया गया, संतुलित विधि का प्रयोग किया गया, मिडिल पाथ। जैसे बुद्ध कहते हैं ना, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग से क्या होगा? कर्म की छाया नहीं पड़ती है। उसी तरीके से इन्होंने मिडिल पाथ को अपनाया। अब है साथियों कि राज्य के विषय में इन्होंने क्या कहा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां ध्यान रखिएगा, इन्होंने राज्य को कैसा माना है? सावयव, जीव के समान। इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक मानते हुए इन्होंने ये कहा कि जैसे एक जीव का विकास होता है, इसी तरीके से राज्य का विकास होता है। कैसे? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य अकेले नहीं रह सकता। इसीलिए मनुष्य क्या करता है? स्वयं को परिवार में पहले संगठित करता है, परिवार से ग्राम बनते हैं, और गांव ही, कई सारे गांव मिलकर के राज्य का निर्माण करते हैं। इसीलिए मनुष्य राजनीतिक प्राणी है, क्योंकि राज्य किससे डील करता है? राज्य से डील करता है। सामाजिक प्राणी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अकेले नहीं रह सकता। मनुष्य स्वभाव से ही समाज में या समूह में रहने वाला व्यक्ति है। देखिए कितनी बड़ी बात कही थी अरस्तु ने उस समय। और चूंकि मनुष्य का भी एक अंत है। अंत क्या है? ध्येय जिसको बोलते हैं यहां, एक अच्छे जीवन को प्राप्त करना। तो यहां अरस्तु कहेंगे कि राज्य का ध्येय क्या होगा साथियों? गुड लाइफ, एक अच्छे जीवन को सुनिश्चित करना। इसीलिए कहते हैं ये कि राज्य मनुष्य के बेहतर के लिए बनाया गया संस्था है। और चूंकि मनुष्य का बेहतर, यहां दोनों ही चीजें हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मनुष्य का बेहतर कहां होगा? राज्य में होगा। इसीलिए ये कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। बेशक वो विकास के क्रम में मनुष्य के बाद आएगा, लेकिन शुभ जीवन को देने के लिए चूंकि राज्य बना है, इसीलिए राज्य कैसा होगा? मनुष्य का पूर्वगामी। इनका यह मानना है कि राज्य आर्टिफिशियल सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये क्या है? प्राकृतिक रूप से विकसित होने वाला सोशियो पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट है। और इसीलिए ये कहते हैं राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल। अब है साथियों, नागरिक और नागरिकता के विषय में अरस्तु क्या कहते हैं? तो यहां ध्यान रखिएगा
नागरिकता की भी परिभाषा उस जमाने में, एथेंस के समय में, प्लेटो के समय में भी आपने देखा कि सभी को ये नागरिक नहीं मानते हैं, न तो बच्चों को नागरिक मानते हैं, महिलाओं को नागरिक नहीं मानते हैं, बुजुर्गों को नागरिक नहीं मानते हैं। नागरिक मानते किसको है? जो कि राज्य के लिए कार्य कर सके। इन्होंने भी उसी नागरिकता की परिभाषा को स्वीकार किया और उसको बल्कि और विस्तृत कर दिया। कहते हैं पर्सन हु इज कैपेबल टू पार्टिसिपेट एंड हु हैज द कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट। कहां पे? डायरेक्टली इन द डेलिबरेटिव और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। प्रत्यक्ष रूप से जो राज्य के प्रशासन में पार्टिसिपेट कर सकेगा वही नागरिक है। इसी विचारधारा को ध्यान रखिएगा, बाद में जाकर के ऑन ह्यूमन कंडीशन में हन्ना अरेंट इसकी व्याख्या करती हैं। बहुत प्यारा व्याख्या है हन्ना अरेंट का भी, जब पढ़ेंगे आगे करके तो वहां भी देखेंगे। और इन्होंने भी प्लेटो की बात मानते हुए कहा है कि नागरिकता किसको नहीं दी जानी चाहिए? महिलाओं को नहीं दी जानी चाहिए, गुलामों को नहीं दी जानी चाहिए, दासों को, बच्चों और बुजुर्गों को नहीं दिया जाना चाहिए, और मैनुअल लेबर्स और मैकेनिक्स आदि को भी नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो नागरिक हैं उनको क्या दिया मिलना चाहिए? लीजर टाइम। लीजर टाइम क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि वो राज्य की बेहतरी के लिए, गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस के लिए खाली समय में कुछ काम करेंगे। अब सवाल उठता है कि इनका काम कौन करेगा? तो इनका काम अरस्तू के मुताबिक ये स्लेव्स करेंगे, दास करेंगे। यहां साथियों हम देखते हैं कि अरस्तू की विचारधारा आधुनिक विचारधारा से मेल नहीं खाती है, क्योंकि अरस्तू दास प्रथा का समर्थन करेंगे और आधुनिक विचारधारा में हम दास प्रथा को अन्याय मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी इसको माना जाता है, मानवाधिकार सभी व्यक्ति को प्राप्त है, और भारतीय संविधान भी इसको नहीं मानता है। तो इस जगह पे हम अरस्तू के क्रिटिक्स के रूप में इसको हम लिखेंगे। अगला है साथियों थ्योरी ऑफ स्लेवरी, जिसकी अभी हम लोगों ने बात की है। स्लेवरी को भी इन्होंने काफी विस्तृत रूप दिया है। इनका मानना है कि जो दास हैं ये दो तरीके से होंगे, एक प्राकृतिक रूप से दास होंगे और दूसरा एक्सपीडेंट और यूजफुल होंगे, जो मतलब बोथ नेचुरल एंड एक्सपीडेंट, और अर्जित किए गए दास होंगे जो कहीं से आप लेकर के आते हैं। लेकिन जैसे कैसे भी है, दास समाज के लिए उपयोगी होगा। एक दास कैसे समाज के लिए उपयोगी होगा? बिकॉज फॉर द मास्टर, वो अपने मालिक के लिए उपयोगी होगा। क्यों? क्योंकि मालिक को लीजर समय उपलब्ध करवा देगा, जिससे मालिक राज्य के लिए नागरिक होने के नाते कुछ कार्य कर सके, और ये बेसिकली दास के लिए खुद भी बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि स्लेव्स लाइक हायर रीजन बाई सर्विंग वर्चुअस मास्टर्स, दे इनडायरेक्टली शेयर रैशनल ऑर्डर ऑफ मोरल गाइडेंस। क्योंकि मानसिक रूप से इनका मानना है कि एक दास इतना विकसित नहीं है, उसका विकास कैसे होगा? जब वह मालिक के संपर्क में जाता है, अर्थात मालिक के संपर्क में जाके एक दास को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, जिससे उसका विकास संभव हो सकेगा। अब ये मानते हैं कि इसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस भी रखा है कि दासता कैसी होनी चाहिए? प्राकृतिक आधार पर इन्होंने दासता को स्वीकारा है। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि व्यक्ति की मानसिक क्षमता अलग अलग होती है, दो व्यक्ति मानसिक रूप से क्षमता के मानने पे समान नहीं हो सकते हैं। और इन्होंने ये माना है कि प्रकृति ने ही सुपीरियर का इंफीरियर के ऊपर शासन का आधार नियुक्त किया है। तो हालांकि साथियों अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा है कि इसकी हम निंदा करेंगे, और आंसर राइटिंग में भी आप इसकी निंदा करिएगा। अब है थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। इन्होंने, अरस्तु ने संपत्ति को भी बड़ा विस्तृत तरीके से संपत्ति की व्याख्या की है, और प्रॉपर्टी के लिए ये जो प्लेटो की थ्योरी थी कम्युनिज्म की, उसकी निंदा की है, जिसमें वो कहते हैं कि जो शासक वर्ग है वो न तो अपनी संपत्ति रख सकता है, न तो उसका अपना परिवार होगा। उसकी काफी निंदा करते हैं ये।
और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये प्रॉपर्टी के विषय में बताते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे सबका हक हो जाएगा और सब उसका मालिक होगा, वो कहते हैं कि संपत्ति का विनाश हो जाएगा क्योंकि रख रखाव नहीं होगा। उसी तरीके से कहते हैं कि लोकतंत्र आदि में संपत्ति का बहुत अधिक रख रखाव नहीं होता है। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि सबसे बेहतर संपत्ति कौन सी होगी, जो प्राइवेट ओनरशिप में है, किसी व्यक्ति के अपने ओनरशिप में है और सभी उसका यूज करते हैं और समाज के सभी वर्गों के द्वारा उस संपत्ति को प्रयोग में लाया जाता है। क्योंकि जो ओनर है वो क्या करेगा, अपने हार्ड वर्क से उसको सुरक्षित रखेगा और समाज के प्रयोग से उससे समाज का भला होगा। और इसके अलावा बाकी जितने भी सिस्टम है सभी का एरिस्टोटल निंदा करते हैं संपत्ति से। कॉमन ओनरशिप की निंदा करेंगे, प्राइवेट यूज को वो इम्प्रैक्टिकल बताएंगे, कॉमन ओनरशिप कॉमन यूज को वो इम्प्रैक्टिकल बताएंगे, डिस्ट्रक्टिव बताएंगे संपत्ति के लिए, कहा कि ये सब ठीक नहीं है। तो बेस्ट वो मानेंगे प्राइवेट ओनरशिप कॉमन यूज के लिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी के वो गुण क्या बताएंगे कि इससे क्या होता है, व्यक्ति को संपत्ति रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि संपत्ति से क्या होगा, सेल्फ रिलायंस, एंटरप्राइज, चैरिटी, डीप साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। संपत्ति से हमारे अंदर आत्मगौरव का भाव आता है, हम किसी और की मदद कर सकते हैं, धार्मिक कार्य कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं संपत्ति इंसान के अंदर आत्मगौरव का भाव और आत्मसम्मान का भाव देता है, जो कि एक मनुष्य को मनुष्य होने के नाते कहीं जरूरी है। इसके बाद है साथियों संविधान का वर्गीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड आईएएस में क्वेश्चंस कई बार बने हैं। ऑप्शनल के पेपर्स को आप चेक करिएगा जाकर के प्रीवियस ईयर में, तो आपको मिलेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग भी अब तो खैर ऑब्जेक्टिव कर रखा है, जिस समय सब्जेक्टिव पेपर लेता था उस समय यहां से वहां भी प्रश्न आ रखे हैं, और मास्टर्स वगैरह भी जो लोग कर रहे हैं वहां भी यहाँ से क्वेश्चंस, वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। यूजीसी नेट में पूछा जाता है यहाँ से, लेकिन फॉर्म अलग होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहां ध्यान रखिएगा संविधान को लेकर के, क्योंकि तुलनात्मक प्रक्रिया का उन्होंने प्रयोग किया था, तो वो कहते हैं कि एक व्यक्ति का शासन, कहते हैं कि जब ये अच्छा होगा तो राजतंत्र होगा, लेकिन राजा है कभी भी बिगड़ जाए। पुरानी कहावत है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नरवा पाए बौराए। रहीम कहते हैं कनक मतलब सोना, कनक मतलब धतूरा। कहते हैं कि सोने में धतूरे से 100 गुने ज्यादा नशा है। क्यों? क्योंकि धतूरा खाने के बाद लोग बौराते हैं और सोना पाते ही लोगों का मस्तिष्क उलट जाता है। तो राजा है कभी भी दिमाग उलट जाए। तो जब राजा डीजेनरेट हो जाएगा, प्रकृति खराब हो जाएगी, तो राजतंत्र किस में बदल जाएगा? टायरनी में, आतताई तंत्र में, जो और खराब होगा। दूसरा ये कहते हैं कि कुछ लोगों का शासन होगा। अब यदि समझिए कि कुछ लोगों का शासन है, तो इनका यह मानना है कि जब अमीर वर्ग पढ़ा लिखा होगा, कुछ लोग जिसको हम अमीर वर्ग का शासन बोलते हैं, संभ्रांत लोगों का शासन बोलते हैं, तो ये कैसा होगा? एरिस्टोक्रेसी होगा। लेकिन चूंकि ये जो एरिस्टोक्रेट होंगे, ये नॉर्मली इनके पास पैसा होगा, एजुकेशन होगा, तो अपने आप को महान समझेंगे, दूसरे किसी की बात नहीं सुनेंगे, खुद ही की चीजों को सबश्रेष्ठ समझेंगे। तो फिर भी यदि ठीक होगा तो एरिस्टोक्रेसी होगा, सम्रांत वर्गों का शासन होगा। लेकिन यदि ये गड़बड़ा गया तो कैसा हो जाएगा? ओलिगार्की। क्योंकि अपने आगे किसी की सुनेंगे नहीं, इनको लगेगा हम ही महान है। इसके बाद ये कहता है अरस्तु कि जब सभी लोगों का शासन होगा, तो उन्होंने कहा कि सबका शासन तो सबसे अच्छा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जब अच्छे स्वरूप में होगा तब तो ये पॉलिटी है। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे लोग होंगे, सभी का भाव सभी समझेंगे। लेकिन आपको आज तक लगा है कि क्या सभी का भाव सभी समझते हैं? तो अरस्तु इससे परिचित था, इसने कहा कि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इन्होंने कहा कि चूंकि एजुकेशन वगैरह की चीजें यदि कम होंगी और सभी पढ़े लिखे नहीं होंगे या समस्या होगी, तो कैसा होगा? लोकतंत्र। तो यहां ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र को अरस्तु गलत सेंस में प्रेडिक्ट करते हैं, मोब रूल के रूप में देखते हैं, भीड़ तंत्र के रूप में देखते हैं, जहां पर यदि जरूरत से अधिक भीड़ खड़ी हो जाए तो
किसी तरीके की चीजें हो सकती हैं। हालांकि जब मतलब सभी लोगों के शासन को ये बेस्ट प्रैक्टिस मानते हैं, यहां ध्यान रखिएगा, पॉलिटी एज द बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि सभी का शासन है तो ये बेस्ट होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सभी एक साथ शासन कर सकते हैं। इनका ये कहना है कि हाइब्रिड मिक्स यदि होगा तो ओलिगार्की होगा। ओलिगार्की जब हो जाएगा मतलब कुछ लोगों का शासन होगा तो ये क्या वेल्थ को प्रमोट करेगा, मतलब सत्ता और पैसे का दुरुपयोग करेगा। और जब बहुत सारे लोगों का शासन हो जाएगा तो नंबर्स जब खराब होंगे तो क्या होंगे, जनतंत्र हो जाएगा। तो ये हालांकि मिडिल क्लास और मिडिल फोल्ड पाथ के फिलॉसफी को सपोर्ट करेंगे कि मध्यम मार्ग में सबका शासन बना रहे, पॉलिटी ठीक ठाक रहे। इसके बाद ये पहले विचारक हैं जो कि क्रांति को, रेवोल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से और विस्तृत प्रभाव में देखने का काम करते हैं साथियों, क्योंकि ये मानते हैं कि राज्य का आधार क्या होगा, न्याय। यहां ध्यान रखिएगा, उस पर भी चर्चा करेंगे अभी। और कहते हैं कि जब एक राज्य अपने न्याय के कार्यों को छोड़ देगा तो वहां रेवोल्यूशन होगा। तो रेवोल्यूशन को ये क्या मानते हैं, हर तरीके से संवैधानिक बदलाव अथवा राज्य में बदलाव। तो ये डिफाइन करेंगे रेवोल्यूशन को, ये अल्टरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में किसी प्रकार का बदलाव क्या है, रेवोल्यूशन है। ओलिगार्की टू डेमोक्रेसी, पॉलिटी, किसी तरीके का बदलाव यदि संविधान में हो रहा है तो अरस्तू के अनुसार साथियों वो क्रांति है। क्रांति का या क्रांति की व्याख्या ये काफी अच्छे तरीके से करेंगे और व्याख्या करते हुए कहेंगे कि सामान्यतया क्रांति के दो कारण हैं। पहला सामान्य कारण, जनरल कॉज। तो इसका किसी भी राज्य में, समाज में क्रांति का सामान्य और जनरल कॉज क्या है, सेंस ऑफ इनजस्टिस एंड इक्वलिटी। जब उस राज्य के नागरिक या जनता के मन में अन्याय की भावना होगी और असमानता की भावना होगी तो अपने आप क्या होगा, क्रांति हो जाएगा। और पर्टिकुलर कॉज, कुछ विशिष्ट कारण होंगे। क्या सब होंगे, ह्यूब्रिस एंड एरोगेंस ऑफ द रूलर्स। जो रूलर है वो जब एरोगेंट हो जाएगा, जनता की बात नहीं सुनेगा, अपने आप को सबसे महान समझने लगेगा, ये कारण होगा। अनड्यू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, समाज में धन संपत्ति इम्बैलेंस हो जाएगा, कुछ लोगों के पास बहुत अधिक संपत्ति हो जाएगी, बाकी सारे भूखे मरेंगे, वह भी इनजस्टिस होगा और वह भी अन्याय का कारण होगा और क्रांति होगी। सडन इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेनर्स, अचानक से किसी देश में विदेशियों का प्रभाव बढ़ जाएगा तो भी क्रांति हो सकती है। सिस्टमेटिक करप्शन, यदि करप्शन बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा किसी राज्य में तो भी क्या होगा, क्रांति होगी। नेग्लेक्ट ऑफ माइनर लॉ वायलेशंस, जो जनता के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन कानून को तोड़ा जाएगा तो भी क्रांति हो सकती है। तो देखिए कितने विशिष्ट अर्थों पर इन्होंने इसकी व्याख्या की है। अब ये रेमेडीज बताते हैं इसके लिए, ये न तो केवल कॉज बताएंगे बल्कि इसके लिए रेमेडीज भी बताएंगे। रेमेडीज क्या बताएंगे, मेंटेन स्ट्रिक्ट रेवरेंस फॉर द लॉ एंड प्रिवेंट फाइनेंशियल करप्शन इन पब्लिक ऑफिसेस। कहा कि मूल रूप से क्या, विधि का शासन सुनिश्चित करना चाहिए और जो अधिकारी हैं उनको, पब्लिक ऑफिस में रहने वाले अधिकारियों को क्या करना चाहिए, करप्शन से बचना चाहिए। एजुकेट सिटीजन्स, जो देश के नागरिक हैं उनको शिक्षित करना चाहिए और वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आदर के साथ। स्ट्रेंथन एंड एक्सपैंड द मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे क्या होगा, सोशियो पॉलिटिकल बैलेंस, सामाजिक और राजनीतिक बैलेंस किसी समाज का बना रहेगा। अब है साथियों थ्योरी ऑफ लॉ, कानून से संबंधित विचारधारा। यहां ध्यान रखिएगा, प्लेटो और अरस्तु में मूल डिफरेंस क्या है।
प्लेटो किसकी बात करेंगे? फिलोसोफर्स किंग की। और फिलोसोफर जो है वो क्या होगा? अपने आप में समस्त ज्ञान का स्रोत होगा, क्योंकि वहीं से यह समस्त कानूनों का स्रोत होगा। क्यों? क्योंकि वो हर चीज का ज्ञाता है और वो स्वयं में कानून का स्रोत है। जो प्लेटो को लगा था, पिछली वीडियो में आप देखिएगा, प्लेटो को मैंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन अरस्तु किसकी बात करते हैं? रूल ऑफ लॉ की, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की, विधि की सर्वोच्चता की। कानून सर्वोच्च होगा, राज्य में और कोई सर्वोच्च नहीं होगा। सर्वोच्च कौन होगा? कानून। क्योंकि यदि कानून को नेग्लेक्ट किया गया तो वो क्या करेगा? क्रांति का कारण बनेगा। इसके बाद है, किसकी बात करते हैं? रूल ऑफ लॉ की। और रूल ऑफ लॉ जो विधि होगा उसी को उस देश के लिए क्या कहा जाएगा? संविधान। मतलब देश को चलाने वाले जो कानून होंगे, जिनसे समाज और देश को रेगुलेट होगा, अरस्तु की नजर में वही क्या है? संविधान है। इसीलिए संविधान के द्वारा शासन चलाना सर्वोच्च शासन है, जो पर्सनल बायस से अलग होगा, करप्शन खत्म करने की बात करेगा, इंडिविजुअल्स के साथ भेदभाव को दूर करेगा और समाज में सभी का कल्याण चाहेगा। और इसके लिए इन्होंने जो हिस्टोरिकल इंपैक्ट उठाया था, प्लेटो के द लॉज से उठाया था। अब यहां साथियों न्याय के बारे में भी हम देख लेते हैं। यहां ध्यान रखिएगा कि जस्टिस के बारे में भी जो आज के डेट में जस्टिस का कंसेप्ट चलता है, प्लेटो का ही जस्टिस है, और सॉरी एरिस्टोटल का जस्टिस है। और अरस्तु ने जिस न्याय के कंसेप्ट को दिया था वो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कंसेप्ट दिया था अरस्तु ने। वितरणात्मक न्याय का, ठीक है। करेक्टिव जस्टिस, हालांकि दो तरीके के न्याय की बात ये करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड करेक्टिव। करेक्टिव ऐसा होगा जो दो व्यक्तियों के बीच कोई संविदा हुआ है तो उसको वो करेक्ट करने का काम करेगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब राज्य जिन चीजों का वितरण करता है उसमें वो न्यायपूर्ण तरीके से वितरण करेगा, उसको वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मानते हैं, जो आज भी राज्यों के लिए सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का आधार है। इसी की वजह से ध्यान रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का जो कंसेप्ट अरस्तु का है आज भी लागू है। अब यहां हम यूपीएससी के पेपर के हिसाब से देखते हैं, तो यहां पे इनके क्रिटिसिज्म भी है। इनका जब आप क्रिटिसिज्म लिखिएगा तो यहां ध्यान रखिएगा कि इनका क्रिटिसिज्म हम मॉडर्न रिलेवेंस में देखते हुए करते हैं। और मेन जो इनका क्रिटिसिज्म किया जाता है वो थ्योरी ऑफ स्लेवरी की वजह से किया जाता है, दास को सपोर्ट करने की वजह से किया जाता है। इसके बाद एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन, महिलाओं को एक्सक्लूड करने से, मैनुअल लेबर्स को, और इन सब को किससे मतलब एक्सक्लूड करने से? तो सिटीजनशिप से एक्सक्लूड करने से। पॉलिटिकल जो फ्रेमवर्क था एलिटिस्ट का, पैट्रियार्कियल और इनकॉम्पेटेबल, मॉडर्न ह्यूमन राइट्स से वो इनकॉम्पेटेबल हैं, उसके लिए इनको वो किया जाता है। और इनका जो प्रिजम्पशन है कि नेचुरल ह्यूमन हायरार्की डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करता है इगेलिटेरियन प्रिंसिपल्स को लेकर के, उसको लेकर के हम इनको क्रिटिसाइज करते हैं। यहां ध्यान रखिएगा साथियों कि जैसे कुछ पॉलिटिकल थिंकर हैं, बार्कर आदि का कहना है, और भी कई सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, तो मेनली बार्कर की बात हम करेंगे। बार्कर काफी बड़े राजनीतिक विद्वान माने जाते हैं। प्रोफेसर बार्कर कहते हैं, कॉकर एंड सेवाइन का भी कहना है, यहां ध्यान रखिएगा कि राजनीति विज्ञान में दो ही ध्रुव है। सोचिए कि कितने महत्वपूर्ण है, राजनीति विज्ञान में दो ही ध्रुव है कि कोई थिंकर आइदर ही बिकेम प्लेटोनिक और ही बिकेम एरिस्टोटेलिक। मतलब राजनीति विज्ञान का कोई भी विचारक अथवा वो या तो प्लेटो को सपोर्ट करेगा अथवा वो या तो अरस्तु को सपोर्ट करेगा, अन्यथा नहीं। तो सोच लीजिए कि दोनों एक दूसरे के, मतलब ये कहिए कि ये चेले हैं किसके? और प्लेटो के। परंतु इनके ऊपर इनका इतना इन्फ्लुएंस है कि इनकी पूरी विचारधारा इन्हीं से मिलती है, और साथ ही साथ इन्हीं की विचारधारा के साथ इन्होंने इनका क्रिटिक भी किया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान में दो ही ध्रुव होगा, या तो कोई आदर्शवादी होगा तो प्लेटो की विचारधारा को मानेगा, अथवा कोई यथार्थवादी होगा, रियलिस्टिक होगा तो एरिस्टोटल की विचारधारा को मानेगा। अब जब हम इनके कॉन्टेम्पररी रिलेवेंस को देखते हैं
तो यहां ध्यान रखिएगा कि सिविल रिपब्लिकनिज्म का जो कंसेप्ट है उसके ये मूल जन्मदाता है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के जन्मदाता है, कम्युनिटेरियनिज्म समुदायवाद के, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के, सिविल रिपब्लिकनिज्म के, ये इसके ये जन्मदाता है। और इनके द्वारा मिडिल क्लास पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है जिससे डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी आ सके और समाज स्थिर होकर के रह सके। अब साथियों हम यूपीएससी मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन एंड प्रायर टू द इंडिविजुअल। ये अरस्तु का कथन है, इसको लिखना है, आईएएस में पूछा गया है। क्रिटिकली इवेल्युएट, क्रिटिकल इवेल्युएशन का मतलब है आलोचनात्मक रूप से परीक्षण करिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स आपको यहां डालने हैं। थ्योरी ऑफ द ओरिजिन एंड द नेचर ऑफ द स्टेट 15 नंबर का प्रश्न है। अब यहां ध्यान रखिए कि इसमें सबसे पहले हम कीवर्ड को छांटेंगे। तो कीवर्ड अपने आप में ये पूरा स्टेटमेंट है, स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन एंड प्रायर टू द इंडिविजुअल। क्यों ऐसा कहा गया है यहां पर अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में भी देखा है, फिर से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के कीवर्ड को लेंगे। कीवर्ड हमारा स्टेट से डील कर रहा है। अब स्टेट के लिए नॉर्मली अरस्तु क्या कहते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल इवैल्यूएशन कैसे होगा कि एक तरफ तो हम ये दिखाएंगे कि विकास के क्रम में स्टेट क्या है, इंसान के बाद है। इसीलिए ये ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट में विश्वास करेंगे, जहां हम देखेंगे कि इंसान पहले खुद को किस में समाहित करता है, परिवार में, परिवार समाज में, और समाज के द्वारा क्या बनता है, राज्य। तो यहां हम देखते हैं कि विकास के क्रम में राज्य बाद में आएगा, लेकिन चूंकि स्टेट किस लिए बना है, मनुष्यों को के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। व्हाट इज द मतलब ये कहिए कि एम ऑफ द स्टेट, तो स्टेट का एम क्या है, मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और जीवन का मनुष्य रहेगा कहां, तो राज्य में ही रहेगा, क्योंकि मनुष्य का वास्तविक विकास कहां होगा, राज्य में होगा। इसीलिए ये कहते हैं कि स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि बिना राज्य के इंसान रह ही नहीं सकता है। मनुष्य का विकास ही तभी होगा जब वह राज्य में होगा, क्योंकि जो व्यक्ति बिना राज्य के रह सकता है वो या तो देवता होगा या दानव होगा, अरस्तु का अपना कथन है। तो सोचिए कितना अधिक महत्व उन्होंने स्टेट पे दिया है। इसीलिए ये कहते हैं कि विकास के क्रम में बेशक ये व्यक्ति के बाद आया हो, लेकिन अन्य क्रमों में राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। तो यहां पर आपने समझा कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन किस तरीके से होगा, इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही पॉइंट्स को लिखेंगे, ये कीवर्ड को पकड़ करके। कीवर्ड से स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन, वहीं से इंट्रोडक्शन बनेगा। बॉडी में हम ये सारे पॉइंट्स इसके डालेंगे कि क्यों एरिस्टोटल ने स्टेट को नेचुरल इंस्टीट्यूशन माना है, और वहीं पे क्रिटिसिज्म करते हुए या उसके ड्रॉबैक्स डालते हुए हम इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। एक्सप्लेन एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज कंसेप्ट ऑफ गोल्डन मीन। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आईएएस का प्रीवियस प्रश्न है। यहां पर हमने देखा है, तो यहां इस प्रश्न को जो शुरू करेंगे, तो यहां पर मैंने आपको क्लियर कहा है कि कोई भी आंसर लिखिएगा तो पहले आप कीवर्ड पकड़िएगा। इस क्वेश्चन का कीवर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, संविधानों का वर्गीकरण। तो वहां हम क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से इंट्रोडक्शन बनाएंगे, फिर बॉडी में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे फ्रेमवर्क को बताएंगे, और ये बताएंगे कि बेस्ट शासन कौन सा होगा जिसमें समाज के सभी वर्ग शासन कर सकेंगे। और जब इसका बेस्ट फॉर्म होगा तो वो कैसा होगा, पॉलिटी होगा। लेकिन जब ये अपने खराब फॉर्म में होगा तो वो डेमोक्रेसी होगा। तो यहां से हम एक्सप्लेन करेंगे कि वाई पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, और देन फिर हम उसको कंक्लूड करेंगे। इस तरीके से साथियों मैंने आपको
क्योंकि यहाँ जगह कम है, नहीं तो लिख करके भी दिखा देता। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि इन क्वेश्चंस के सब्जेक्टिव आंसर्स आप कैसे करेंगे। साथ ही साथियों, यदि आपको पूरी वीडियो की पीडीएफ फ्री चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए, आनंद आईएएस के कम्युनिटी से ज्वाइन करके वहां आपको डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। न तो केवल आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बल्कि दूसरे बच्चे जिनको इसी तरीके से प्लेटो, अरस्तु और राजनीति विज्ञान के अन्य डिस्क्रिप्टिव मॉडल आंसर्स चाहिए होंगे, वो भी हमारे लिंक को क्लिक करके यहां जुड़ करके आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और उसमें मैं आपको फॉर्मेटिंग भी करके दे दूंगा कि किसी क्वेश्चन के आंसर को आप फॉर्मेट कैसे करेंगे, आंसर लिखेंगे कैसे, वो सारे फॉर्मेटिंग की चीजें भी वहां पर मैं आपको बता दूंगा। आज की वीडियो साथियों यही खत्म करते हैं। अगला इसी क्रम का वीडियो होगा जिसमें हम पूरे के पूरे प्लेटो और अरस्तु के बाद मिडिल एज को देखेंगे कि किस प्रकार से मध्यकाल का ओरिजिन होता है। मध्यकाल को डार्क एज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राज्य स्वयं अपने परिस्थितियों के लिए संदेहास्पद रहा। सेंट थॉमस एक्विनास वगैरह उसमें आएंगे। देन मार्सिलियो पेडुआ आएगा। मार्सिलियो पेडुआ थ्योरी ऑफ टू सोर्ड्स देगा, दो तलवारों का सिद्धांत देगा। और उसके बाद देखेंगे धीरे धीरे करके कि नगर राज्य मतलब पुनर्जागरण के बाद नगर राज्यों का तो नहीं, राज्यों का, आधुनिक राज्यों का, या मतलब ये कह लें कि राज्यों का फिर से उद्भव स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीजें हम अगले क्लास में देखेंगे और किस तरीके से इन सारी चीजों को देखते हुए रोमन एम्पायर में इटली को एकीकृत करने का काम करेगा मैकियावेली। तो अगली वीडियो हमारी मैकियावेली पर होगी। पूरी वीडियो देखिए, छोड़िएगा मत, जिससे आपको बहुत सारी चीजें यहाँ जानकारी को मिलेंगी। आज के लिए साथियों बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।